So in last lecture we studied two combinations, RC combination and RL combination. So today we will discuss RLC combination. So it is also similar circuit, just there is one more circuit parameter added into it. So let us also finish this. तो मान लीजिए एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है और एक एसी सोर्स के साथ हमने इसको पैरेलल में लगाया हुआ है सीरीज़ कॉम्बिनेशन को। तो फिर से वही कहानी स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने वो दोनों सर्किट सॉल्व किए थे एग्जैक्टली ये सर्किट भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, करंट को मान लेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और मान ले रहे ये लेट से इंडक्टेंस इसका XL है, इसका XC है, सॉरी इसका XC और ये R है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज लिखना चाहें तो सबसे पहले VR लिख रहे हैं, तो VR कितना हो जाएगा, ये इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं I इंटू R, तो क्या होगा I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू R, तो ये VR की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम VL लिखें तो VL कितना हो जाएगा, देखिए हम पीक वैल्यू तो डायरेक्टली लिख सकते हैं I नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है, I नॉट इंटू एक्सएल, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन साइन ओमेगा टी डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे क्योंकि फेज डिफरेंस होता है ना। तो करंट के इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है, लैग बिहाइंड करता है, लैग बिहाइंड करता है, तो फिर क्या लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज लीड करता है, तो फिर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हम लिखेंगे, ठीक है। और वी सी हम क्या लिखेंगे, वी सी हम क्या लिखेंगे आई नॉट इंटू एक्स सी, और इस केस में करंट जो है लीड करता है करंट कैपेसिटर के केस में, तो इधर क्या लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है। तो यही काम हमने पहले वाले सर्किट्स में भी किया था, तो सेम स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। अब वी नेट हम इन तीनों का समेशन करके निकाल सकते हैं, तो देखिए वी नेट की इक्वेशन क्या आएगी, वी नेट बराबर वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, है ना। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई नॉट तीनों से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये वी नेट हो जाएगा। अब देखिए ये फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ SHM है, बस इसमें 3 SHM जोड़ रहे हैं हम, तो फेजर डायग्राम बना के इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे ऐड करेंगे, आर साइन ओमेगा टी को रेफरेंस मानेंगे सबसे पहले, तो ये आर साइन ओमेगा टी हो गया। फिर XL पाई बाई टू लीड कर रहा है, तो XL इधर बन जाएगा और XC जो है इस साइड बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन जनरल हम सपोज कर ले रहे हैं कि XL जो है ग्रेटर है XC से, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम सपोजिंग दैट XL इज़ ग्रेटर देन XC, ठीक है। तो अगर XL ग्रेटर देन XC होगा तो इस XC को ऊपर लिख सकते हैं, तो ये फाइनली सर्किट कैसा बनेगा इस तरीके से XL माइनस XC, तो फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस तरीके से ये Z के बराबर हो जाएगा। तो Z कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर Z। अब जैसे ही हमारे पास Z आ गया तो हम I की वैल्यू लिख सकते हैं, और देखिए I लिखने से पहले हमको अल्फ़ा भी कैलकुलेट करना होगा, तो अल्फ़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना होगा, देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, या फिर टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू आ गई, तो अब हम R मतलब करंट का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। करंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, देखिए तो देखिए हम वी नेट मतलब आई नॉट की वैल्यू हम आई नॉट साइन ओमेगा टी माने, अब हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया। तो देखिए आई को तो हमने सपोज किया, अब हम EMF कैसे लिखेंगे, वी नेट को हम लिख सकते हैं ये कितना आई नॉट इंटू जेड
ठीक है, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो जाएगी। और जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, तो मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो है ये वी नॉट हो जाएगा ना, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और फिर हम अंदर क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी। अब देखिए इस केस में क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो इसका मतलब ये जो एलसीआर सर्किट है इसमें इंडक्टर डोमिनेट करेगा। और इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब क्या है, ईएमएफ लीड करना चाहिए। ठीक है, ईएमएफ लीड करना चाहिए किससे, करंट से। ठीक है, तो देखिए ईएमएफ की वैल्यू मतलब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को बेस माना था, तो फिर ओमेगा टी इस लाइन पर है। ठीक है, और लीड कर रहा कितने से, अल्फ़ा से, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। समझ में आया। तो देखिए कैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। हमने सपोज किया था करंट की वैल्यू आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर हमने वी नेट लिखा। तो वी नेट लिखने के से पहले आप ये चेक करेंगे ये सर्किट बेसिकली डोमिनेट किस साइड में है, मतलब एल डोमिनेट कर रहा है या फिर सी डोमिनेट कर रहा है। तो मैंने अज्यूम कर रखा है ऑलरेडी कि एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी है, तो फिर हम बोलेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज़ ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका मतलब इस सर्किट में एल का नेचर ज़्यादा शो होगा। एल का नेचर ज़्यादा शो होने का मतलब क्या है, वोल्टेज जो है लीड करना चाहिए करंट से, और कितना लीड करेगा ये हमने कैलकुलेट ही कर लिया। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखिए मैं ऐसा कैसे बोल पा रहा हूँ ये वोल्टेज लीड करेगा आई को। देखिए आर के केस में क्या होता है, आई और वोल्टेज दोनों एक ही फेज़ में होते हैं, तो आई इसमें सेम है। तो फिर ये जो एक्सेस है ये करंट की भी एक्सेस है ना, करंट की और वोल्टेज की। और एल मतलब इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, तो ये वोल्टेज मतलब ये वी एल को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर वी सी को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर वी आर और आई आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर ये जो रिजल्टेंट आया है ये बेसिकली वी नेट आया है। तो इसका मतलब वी नेट इज़ लीडिंग करंट विद अल्फ़ा। तो देखिए बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए आपको इस कॉन्सेप्ट में। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की अभी तक, जेड कैलकुलेट करना डिस्कस किया है, और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की, मतलब करंट कितना लैग बिहाइंड कर रहा है वी नेट से, और तीसरी चीज़ वी नेट का एक्सप्रेशन लिखना सीखा। अब यही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे सवाल फिर से पूछे जा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, और ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, और इसकी वैल्यू लेट से मान लेते हैं ये दे रखा है आपको रजिस्टर लेट से 8 ओम दे रखा है, और ये 10 ओम दे रखा है, और ये लेट से 4 ओम दे रखा है। ठीक है, और ईएमएफ की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम 10 साइन ओमेगा टी, मान लीजिए एग्जैक्टली इतना दिया हुआ। और आपसे चीज़ें क्या क्या पूछी हैं, सबसे पहले आपसे जेड पूछा है, सेकंड ई आर एम एस पूछा है, थर्ड आई आर एम एस पूछा है, फोर्थ आई नॉट पूछा है, फिफ्थ आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, सिक्स्थ वी आर, सेवेंथ वी एल, एट्थ वी सी। मान लीजिए 8 पार्ट्स पूछेगा इसमें, तो एक क्वेश्चन सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे, है ना। तो आप चाहें तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पॉज करके इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। चलिए देखिए अब सॉल्यूशन। तो देखिए जेड कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आर को हम रेफरेंस मानते हैं, तो आर कितना दिया हुआ 8 ओम। ठीक है, और इंडक्टर का वोल्टेज मतलब रिएक्टेंस अबव दिखाते हैं, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डाउनवर्ड दिखाते हैं। ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो नेट कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन अबव डायरेक्शन में 6, 10 - 4 मतलब 6 ओम। तो Z कितना आया, Z की वैल्यू आई कितनी, √8² + 6² कितना हुआ 10। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, ERMS पूछा है। तो ERMS क्या होता है, E0/√2। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 10/√2 मतलब 5√2 वोल्ट्स। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है IRMS, तो IRMS देखिए फोर्थ पार्ट में I0 पूछा है, तो I0 कितना होगा, I0 कितना होगा E0/Z। और देखिए E0 कितना है 10 और Z कितना है 10, तो ये कितना है 1 एम्पियर। ठीक है, तो IRMS कितना हो जाएगा I0/√2 मतलब 1/√2 एम्पियर। ठीक है, तो ये 4 पार्ट तक हो गया। अब देखिए 5th पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं ये रफ कर देता हूँ पहले। तो देखिए हमारे पास जो सर्किट डायग्राम आया था, ये R इधर आया था और इधर क्या आया था XL माइनस XC। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या होता है tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाय R, यही होता है। तो देखिए XL माइनस XC कितना है 10-4 मतलब 6 और R कितना 8, तो ये कितना आया 37 डिग्री। ठीक है, तो अल्फ़ा 37 डिग्री आया। इसका मतलब इस सर्किट में क्योंकि इंडक्टर लीड कर रहा है, क्योंकि 10 ओम ज़्यादा XL की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इंडक्टिव साइड में डोमिनेट करेगा, मतलब दिस सर्किट विल बी मोर शोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिविटी, है ना। तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज लीड करना चाहिए। तो वोल्टेज कितने से लीड करना चाहिए 37 डिग्री से। ठीक है, तो हम I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिख सकते हैं, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो I0 कितना हमारा आया था, I0 की वैल्यू कितनी आई थी 10/Z, है ना, E0/Z। तो Z की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास √, वो भी 10 आया था, तो मतलब ये 1 एम्पियर हो गया। तो फिर I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम क्या लिख सकते हैं 1 × साइन ऑफ ω/t। अब देखिए EMF लीड करता है तो करंट लैग करेगा ना, कितने से लैग करेगा 37 डिग्री से, तो ω/t माइनस 37। सो दिस इज द आंसर टू 5th पार्ट। अब देखिए 6th पार्ट, 7th पार्ट, 8th पार्ट थोड़ा कॉमन सेंस से करने वाले हैं, तो देखिए उसको भी करके बता देता हूँ। तो देखिए I एज इट इज़ आप लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले VR लिखेंगे, है ना। VR लिखना बहुत ही ईजी है क्योंकि I और V दोनों सेम फेज में होते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, सिंपली IT × R लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स साइन ऑफ ω/t माइनस 37 डिग्री। तो ये VR की वैल्यू आ गई। अब हम VL लिखेंगे, तो VL कितना लिखेंगे देखिए पीक वैल्यू तो लिख सकते हैं I0 × XL, I0 × XL। तो 1 × XL कितना हुआ 10। ठीक है, 1 × XL कितना हो जाएगा 10, तो साइन ω/t। अब देखिए इंडक्टर के केस में हम क्या एक्रोनिम यूज़ करते हैं ELI। तो इंडक्टर के केस में EMF लीड करता है करंट से कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ये करंट का जो फेज़ है उससे हम 90 डिग्री ज़्यादा फेज़ रखेंगे इंडक्टर का, तो VL कितना हो जाएगा +90। समझ में आया। ऐसे ही हम जब VC लिखेंगे तो I0 × XC लिखेंगे पहले, तो वो कितना आएगा 4 साइन ऑफ ω/t माइनस 37 माइनस 90, क्योंकि उसके केस में वो लैग करता है। तो एक तरीके से ये पूरी PhD कराई मैंने आपको इस सवाल पे। इससे ज़्यादा LCR सर्किट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दिस इज़ द लिमिट फॉर मतलब क्वेश्चन आस्क्ड इन LCR सर्किट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट LCR सर्किट। अब हम थोड़ा सा एनर्जी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पावर इन LCR सर्किट। ठीक है, अब देखिए जितने भी सर्किट हमने पढ़े हैं उन सब सर्किट मतलब RL कॉम्बिनेशन और ये LCR कॉम्बिनेशन
और RC कॉम्बिनेशन, तो हमने ये 3 कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। तो इन सब सर्किट्स में क्या होता है, I और V ये दोनों के बीच में कुछ फेज एंगल आता है ना। तो मान लीजिए एक सिंपल सा केस स्टडी करें, मान लीजिए I इज इक्वल टू दे रखा है I नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लीजिए V दे रखा है अल्फ़ा एंगल पे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो जितने भी सर्किट्स हमने पढ़े हैं उन सब सर्किट में कुछ ना कुछ इस जैसा आता है ना। V अल्फ़ा ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब I और V के बीच में कुछ फेज एंगल होता है और इस तरीके से इक्वेशंस आती हैं। तो जब हम एवरेज पावर निकालें, ठीक है, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एवरेज बेसिकली, तो P क्योंकि होता है V इंटू आई, है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए क्या आता है, V नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, एक्चुअली सिर्फ हम पावर का एक्सप्रेशन लिखें तो ये आएगा, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे पावर अगर हम निकालना चाहें किसी भी समय पे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो देखिए क्या आता है, P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ऑफ, देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे सेकंड वाले साइन को तो आएगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस ओमेगा टी, ये आएगा। तो देखिए जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, सॉरी साइन अल्फ़ा, एक बार आएगा साइन ओमेगा टी, एक बार आएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी देखिए क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर P एवरेज हम निकालना चाहें तो अभी हम जानते हैं कि P किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं, एफ स्क्वायर डी टी, अगर टाइम वेरिंग फंक्शन हो 0 टू t और डिनोमिनेटर में t, इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए जब हम P एवरेज निकालेंगे तो हमें इस पूरे सब का एवरेज लेना पड़ेगा। तो देखिए V नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है। अब जब हम फर्स्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, हाफ। तो कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है तो सिर्फ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और सेकंड टर्म में देखिए साइन अल्फ़ा बाई 2 कांस्टेंट है, और ओमेगा ये जो साइन 2 ओमेगा टी जो टर्म है इसका एवरेज हम निकालेंगे तो इसका एवरेज कितना होता है, 0। ठीक है, तो इस वाले टर्म का एवरेज 0 हो जाएगा, इस वाले टर्म का एवरेज कितना होगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास, कितना बचेगा, वी नॉट आई नॉट कॉस अल्फ़ा बाई 2। सो देखिए अभी मैं कुछ बहुत सारे मतलब कुछ फॉर्मूले एवरेज पावर के लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द फार्मूला दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट एवरेज पावर। इफ़ वी हैव पीक वैल्यू ऑफ करंट एज वेल एज वोल्टेज देन वी कैन सिंपली यूज दिस फार्मूला, क्योंकि ये वी नॉट आई नॉट पीक वैल्यू है और ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बाई विच वोल्टेज लीड और लैग बिहाइंड द करंट, है ना। तो ये पी एवरेज। अब देखिए इसको और चेंज कर सकते हैं, वी नॉट, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो वी नॉट बाई √2 को हम क्या लिखेंगे, वी आर एम एस, और आई नॉट बाई √2 को क्या लिखेंगे, आई आर एम एस इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे वी आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इंटू जेड। तो ये क्या हो सकता है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू जेड इंटू कॉस अल्फ़ा। या फिर और क्या लिख सकते हैं, इस आई आर एम एस को हम लिख सकते हैं बी आर एम एस बाई जेड। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आर एम एस बाई जेड, ठीक है, इंटू कॉस अल्फ़ा। सो ऑल दीज फार्मूलाज कैन बी यूज। तो आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, कोई भी एक फार्मूला आप याद रख सकते हैं, ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस कॉस अल्फ़ा के बारे में हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं।
तो देखिए हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, हमारे पास ये एवरेज फार्मूला आया पावर का। तो इसमें ये जो कॉस अल्फ़ा है इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट टर्म, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। अब देखिए इस पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर बेसिकली एक टर्म है जो कि बताता है कि एवरेज पावर, आप मतलब आपने जनरली इस टर्म को इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में देखा होगा, है ना। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो इसका मतलब ऐसा समझिए कि जितना हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं उसका बहुत कम एडवांटेज हो रहा है, मतलब पावर कई सारी लॉस हो रही है। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू हाई हुई तो इसका मतलब पावर लॉस कम हो रहा है, और अगर पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत कम हुई तो इसका मतलब पावर लॉस कम हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी हम घर पे अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं उन सब का पावर फैक्टर जनरली मोर देन 90% होता है। अगर लेस देन 90% होगा तो फिर हमें पेनल्टी देनी पड़ जाती है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, अगर हम अप्लाइंसेज ऐसे यूज़ करें जिनका पावर फैक्टर कम है 90%, तो उसका मतलब उसका डिसएडवांटेज हो रहा है, वो यूज़लेस जा रही है। तो अब देखिए इसको मैथमेटिकली अगर हम स्टडी करना चाहें तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है। बेसिकली जब हम टेन अल्फ़ा लिख रहे थे, याद करिए हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया था, ये था एक्सएल माइनस एक्सी, ये था आर, और जेड इधर आया था हमारा, एंड दिस वाज अल्फ़ा, है ना। तो हम कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बेसिकली आर बाई जेड। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला दैट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग पावर फैक्टर, आर बाई जेड, है ना। तो हमने एवरेज पावर के फॉर्मूले जो कैलकुलेट किए थे, देखिए सबसे पहला फार्मूला था वी नॉट आई नॉट, चलिए वो फार्मूला रहने देते हैं। हमने यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें कॉस अल्फ़ा को यहाँ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। ठीक है, तो अगर मैं आई आर एम एस को लिखूँ वी आर एम एस बाई जेड, ठीक है, वी आर एम एस बाई जेड, तो देखिए क्या लिखूँगा, वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस बाई जेड इंटू आर बाई जेड। तो क्या आया फॉर्मूला, वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। तो एक फार्मूला तो ये आया। दूसरा फार्मूला हमने अगर वी आर एम एस को आई आर एम एस इंटू आर लिख दूँ तो कितना आएगा, देखिए पी एवरेज का एक और फार्मूला क्या आ जाएगा, आई आर एम एस इंटू जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, और आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट पावर फैक्टर। तो जेड आप निकालना जानते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता है, जेड होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट, है ना। तो किसी भी सर्किट में बहुत सिंपल क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। अगर आपको आर एल सी तीनों दे दिए, ओमेगा की वैल्यू दे दी, तो आप एक्सएल कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सी कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आर अपॉन जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास मतलब जो फॉर्मूला जो हमें याद रखने लायक है दैट इज़ दिस वन, है ना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। अब देखिए इसी चीज़ पर एक और टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो उसको स्टडी कर लेते हैं। वॉटलेस करंट, तो देखिए अभी एवरेज पावर का जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया वो क्या आया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, मतलब v इस डायरेक्शन में था और i इस डायरेक्शन में था, और ये कितना था, अल्फ़ा। तो बेसिकली इस i के अगर इसको मैं थोड़ा रिवर्स मतलब थोड़ा टिल्ट करके बना रहा हूँ, तो देखिए अगर हम v ऐसे बनाएं तो i ऐसा हो जाएगा ना, इस तरीके से। तो देखिए इस i के अगर मैं कंपोनेंट कर दूं तो फिर क्या आएगा, ये v के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा i कॉस अल्फ़ा, और एक कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर आएगा, ये क्या होगा, i साइन अल्फ़ा। तो बेसिकली ये जो एवरेज पावर है, तो एवरेज पावर हम
क्या लिख रहे हैं, आई कॉस अल्फ़ा इंटू बी, वेयर आई एंड वी आर आर एम एस वैल्यूज़, है ना। ये आई और बी क्या है, आर एम एस वैल्यूज़ है, ठीक है। तो जो इसका कॉस अल्फ़ा वाला कॉम्पोनेंट है दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन एवरेज पावर, whereas this component which is perpendicular to both this voltage, this I sin alpha, it is not contributing to any power। तो इसका मतलब ये जो पावर, मतलब ये जो I sin alpha वाला component है, I sin alpha, this is known as wattless current। ठीक है, and this I is IRMS, सो आई आर एम एस साइन अल्फ़ा इज़ नोन एज वॉटलेस करंट। अब देखिए कॉस अल्फ़ा अगर आपको पता है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, आर बाई जेड। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, ये सिंपली कितनी हो जाएगी, एक्स एल माइनस एक्स सी बाई जेड। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जैसे ही हमें पता चल गई तो फिर हम ये वॉटलेस करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमने तीन चीज़ें, अभी तक तीन चीज़ें पढ़ी हमने। एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पावर इन सर्किट पढ़ा, पावर इन एसी सर्किट्स, और थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी, वॉटलेस करंट। अब देखिए एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है, तो देखिए अगर हम एलसीआर सर्किट ड्रॉ करें, इस तरीके से, तो देखिए अगर हम सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स, तो Z की वैल्यू कितनी होती है उसमें, Z की वैल्यू R के बराबर होती है, और जो पावर फैक्टर होता है मतलब कॉस अल्फ़ा वो कितना होता है, R बाई जेड, मतलब ये एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है। तो फिर इस केस में एवरेज पावर मैक्सिमम होती है ना। अब जब हम प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, ठीक है, तो इस केस में Z की वैल्यू कितनी होती है, ये XL या फिर XC के बराबर होते हैं, और कॉस अल्फ़ा कितना होता है, इन दोनों केसेस में कॉस अल्फ़ा 0 होता है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, π/2। ठीक है, तो इन दोनों के लिए प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए एवरेज पावर कितना होता है, 0। तो हम बोल सकते हैं मतलब LCR सर्किट कॉम्बिनेशन में एवरेज पावर ड्रॉन बाय या फिर एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज़ 0। दे डोंट टेक एनी पावर फ्रॉम द सर्किट, ओनली पावर कंजप्शन टेक्स प्लेस थ्रू दिस रजिस्टर। ठीक है, मतलब एवरेज पावर अगर हम निकालें तो केवल कौन मतलब इनटेक करता है, कंज्यूम करता है एवरेज पावर, ओनली दिस रेजिस्टेंस डज, है ना। इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव सर्किट्स एंड कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टेंस मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, दे डोंट ड्रॉ एनी पावर, एंड सिमिलरली इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ LCR, इन दैट कॉम्बिनेशन ऑल्सो L and C डजंट विदड्रॉ एनी पावर, है ना। अगर आप जो भी एक्सप्रेशन VI का कैलकुलेट करते हैं उसका एवरेज निकालते हो तो आप देखेंगे वो वैल्यू 0 आएगी। सो इन केस ऑफ LCR कॉम्बिनेशन, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर दे डोंट ड्रॉ एनी पावर फ्रॉम द सर्किट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। तो अब देखिए, लेकिन ये करते क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। देखिए जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे एक रजिस्टर के साथ, तो 100% वो क्या करेगा, Z को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है,
Z इंक्रीज़ कर देगा, और Z इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे ही तो I की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो पावर तो ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, Z को इंक्रीज़ कर देते हैं और I को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम पावर हो, तो मैक्सिमम पावर जब भी LCR कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में कब होगी, जब मतलब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाए, उस केस में पावर एवरेज मैक्सिमम होगी, है ना। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कब बना सकते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एक करंट को लीड करता है, एक करंट को लैग करता है, ठीक है। एक का वोल्टेज करंट को लीड करता है, एक का वोल्टेज करंट को लैग करता है। तो इन L और C की कुछ ऐसी वैल्यूज अगर सेट हो जाएं कि ये कंप्लीटली नलीफाई कर दें एक दूसरे के इफेक्ट को, तो हम बोल सकते हैं उस केस में ये सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, एंड देन पावर ड्रॉन बाय द कंज्यूम्ड बाय द सर्किट विल बी मैक्सिमम एवरेज पावर। सो वी नीड टू फाइंड द कंडीशन व्हेन दिस L and C will completely nullify each other effect and this circuit will become purely resistive. So let us derive that condition. तो देखिए हमने जो Z की वैल्यू कैलकुलेट की वो क्या कैलकुलेट की, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो इन दोनों, इस Z को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को मतलब Z को मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को 0 कर देंगे, ठीक है। तो फिर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। देखिए आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैंने P एवरेज का फार्मूला बताया था आपको, I/RMS स्क्वायर इंटू R, ठीक है, ये बताया था। अब जब आप I/RMS को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, V स्क्वायर इंटू R। तो देखिए पावर एवरेज मैक्सिमम कब होगी, क्योंकि देखिए V/RMS कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, केवल वेरी क्या कर सकता है, Z, ठीक है। तो एवरेज पावर मैक्सिमम कब होगी, जब Z को मिनिमम हो, जब Z मिनिमम हो जाए। और Z मिनिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म जो है 0 हो जाए, ठीक है। तो ये टर्म 0 कब होगा, जब ये दोनों मतलब ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C हो जाए, मतलब ओमेगा स्क्वायर 1/LC हो जाए, या फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1/√LC, या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो ये एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जिस पर मतलब एवरेज पावर सर्किट में मैक्सिमम होती है। तो इस स्पेशल फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज़ द स्पेशल फ्रीक्वेंसी, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का या फिर अल्टरनेटिंग EMF का फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे, तो ये जो L और C के जो इफेक्ट होंगे ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बचेगा, और हम बोल सकते हैं उस केस में ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे, ठीक है। सो लेट अस फर्दर डिस्कस ऑन दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये I और इस साइड में F बना रहा हूँ। तो देखिए I वर्सेस F का ग्राफ LCR सर्किट के केस में कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। और Z वर्सेस F का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, सॉरी F रेजोनेंट है ना, इस फ्रीक्वेंसी पे Z की वैल्यू मिनिमम होती है और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो और ये कंडीशन कौन सी है, ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। तो अब देखिए जैसे ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेसर देन मतलब ओमेगा मतलब अगर ओमेगा की वैल्यू लेसर देन 1/√LC हो जाए,
ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी लेसर देन रूट एल सी होगी तो इसका मतलब हमने कैपेसिटर मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, सॉरी कम कर दी, तो फिर एक्स सी की वैल्यू राइज कर जाएगी और एक्स एल की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ओमेगा लेसर देन 1/रूट एल सी हो जाएगा तो सर्किट विल बी व्हाट, सर्किट विल बी डोमिनेटेड बाय इंडक्टेंस, ठीक है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कम होते ही ये वाला टर्म जो है राइज कर जाएगा, एक्स सी राइज कर जाएगा और एक्स एल मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, डोमिनेटेड बाय कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है। और अगर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√LC हो जाए, मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम कैपेसिटिव सर्किट, और इधर बोल सकते हैं हम अगर ग्रेटर देन LC हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन LC होने के बाद XC जो है कम हो जाएगा और XL जो है इंक्रीज़ कर जाएगा, है ना। तो XL इंक्रीज़ कर गया मतलब सर्किट कैसा होगा, इंडक्टिव। हम बोल सकते हैं इधर इंडक्टिव सर्किट होता है और एग्जैक्टली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कैसा सर्किट होगा, प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है। So rest we will discuss in next lecture. Thank you very much.